चलिए भाई, चलिए क्लास। बच्चों चुप हो जाओ भाई। ऑलरेडी आज लेट है, ठीक है ना। मैथ्स का टेस्ट चल रहा था तो वो खींच गया थोड़ा सा। सो पहले ही काफी टाइम निकल चुका है। अब आप लोग डिस्टर्ब मत करना और टॉपिक शुरू करते हैं सीधा, ठीक है। सो ध्यान से देखो भाई। देखिए ऐसा है, लास्ट क्लास आप लोगों को एक टॉपिक कराया गया था। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, दिखने में दिक्कत आएगी, जोर पड़ेगा आंखों पर। भाई लास्ट क्लास एक टॉपिक कराया गया था जिसका नाम था रिलेटिव लो, ओ सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। शोर करोगे पंखों की आवाज, वो पंखों की स्पीड कम कर दूंगा भाई, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। और बॉयज तुम लोगों की आवाज ज्यादा आती है, सच बता रहा हूँ। गर्ल्स बिल्कुल नहीं बात करती क्लास में, सच बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आप लोग बॉयज कर रहे हो क्लास में, गर्ल्स नहीं कर रही इस बार इतनी। अब चुप रहा करो। सुनो, ऐसा है, अभी तक जितने टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं जिसमें से पहला टॉपिक आप लोगों को आपको याद होगा सॉल्युबिलिटी का था, जिसमें था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा टॉपिक आप लोगों का था बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें हेनरीज लॉ आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और यहां से स्टार्ट हुई थी बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पीछे वाली पीडीएफ मेरे पास अभी है नहीं, वो पैनल अपडेट कर दिया तो वो पीडीएफ भी नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपके ग्रुप में भेजी हुई है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। सो गाइज, इसमें जो मैं अब तक आपको दो टॉपिक्स करवा चुका हूं, एक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी जो हमने अभी लास्ट क्लास करी थी उसका नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही था। आज हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे भाई। सो क्लास ध्यान सुन लीजिए, टॉपिक्स अभी तक हमारे हो चुके हैं, ये भी हो चुका है। न्यूमेरिकल अभी तक ज्यादा नहीं बनाए हमने, हर टॉपिक से लगभग एक एक दो दो न्यूमेरिकल लेकिन बनाए हैं। तो लास्ट में तो न्यूमेरिकल बनाने हैं बहुत सारे। सो कुछ बच्चे लास्ट टाइम यूं बोल रहे थे कि सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। पहली बात, लास्ट क्लास कौन कौन बच्चे नहीं आए थे, कौन कौन बच्चे थे एबसेंट थे? जो योगिता, कोमल, अरे बहुत सारे बच्चे। यार एबसेंट मत रहा करो, पहली चीज तो एबसेंट से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें समझ में कहाँ आएगा। सो देखो ऐसा है, मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ना 5-10 मिनट का एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्लास के बाद बोला था कि थोड़ा सा डाउट है उसके अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे भाई। सो गाइज, मैंने ये बोला था, ध्यान सुनिएगा, जो हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब ढंग से सुन लेना भाई। सो गाइज, मुझे एक बात बताओ, मान लो, फिर बातें हो रही हैं, मेरे पास इस कंटेनर में कुछ पानी है भाई, और सेम कंटेनर के अंदर मैंने क्या करा, अब कुछ सॉल्यूट डाल दिया। ये बात तो अब आपको समझ में आ चुकी है। हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। एक चीज हमारे पास बच्चों बताओ क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। और ये हमारे पास बताओ क्या है, सॉल्यूशन, जो कि बना है एक सॉल्यूट में, सॉरी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करके। एग्री करते हो कि नहीं करते? सबको पता है। हम इन दो सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं इन दोनों सॉल्यूशंस में से, एक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है। दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दोनों में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इन सब प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो गाइज, मैंने आपसे यही कहा था कि ये मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है जिसमें प्योर वाटर है,
इसके अंदर मैंने कुछ सोल्यूट डाल दिया है। एक बात मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो सोल्यूट होते हैं वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट कैसे पार्टिकल्स होते हैं, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ऊपर से वेपर्स पानी की बन सकती हैं, सोल्यूट की नहीं बनेगी। जैसे कि आप किसी शुगर सॉल्यूशन को अगर आप हीट करेंगे तो पानी ही वेपराइज होगा, शुगर के पार्टिकल वेपराइज नहीं होंगे, वो नीचे ही रह जाते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सॉलिड पार्टिकल ऊपर की तरफ वेपराइज नहीं होता, लिक्विड पार्टिकल ही वेपराइज होते हैं। सो गाइस, इसको लेके हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर मान लीजिए मैं इन सबको हीट करता हूं, दोनों सॉल्यूशंस को, ध्यान से देखते चलिएगा, दोबारा से बता रहा हूं मैं आप लोगों को क्या समझाया था। मैं दोनों सॉल्यूशंस को हीट करता हूं तो इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो भाई मैंने बॉइलिंग का आपको हिसाब किताब बताया था, कोई भी लिक्विड कब बॉईल होता है, तो हमने पाया था कि हर लिक्विड के ऊपर, हर एक लिक्विड के ऊपर क्या लग रहा होता है, बोलो। ये लिक्विड के पार्टिकल किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल क्यों नहीं होते हैं भाई, मुझे ये बताइए जरा। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, क्यों ये लिक्विड के पार्टिकल वेपराइज नहीं हो पा रहे 30 डिग्री सेल्सियस पे? क्योंकि हमने पाया था कि एक्चुअली में हर एक सब्सटेंस के ऊपर ऊपर से कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बोलो, 1 एटीएम का। आपका 30 डिग्री सेल्सियस उस वक्त भी लिक्विड के पार्टिकल्स के ऊपर जो ऊपर से दबाव है वो कितने का है, बोलो, 1 एटीएम का। और आप जब इसको हीट करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब आप इसको हीट करते हैं, आप पाते हैं कि अभी जब तक मैंने इसको हीट नहीं करा, जब तक टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, ये वेपराइज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक दबाव कितने का है, बोलो, 1 एटीएम का। और नीचे से जो ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, इट इज नॉट एक्चुअली 1 एटीएम, इट इज, मान लेते हैं कि शुरू में से 0.3 एटीएम ही है। बताया था मैंने आप लोगों को ये चीज। तो ऊपर से 1 एटीएम, नीचे से 0.3 एटीएम, क्या वेपराइज हो पाएगा? खुद सोचो ना यार, नहीं हो सकता सर। टेम्परेचर लेकिन जैसे ही तुम बढ़ाओगे वैसे ही नीचे से प्रेशर बढ़ेगा, और ये प्रेशर बढ़ के 0.3 एटीएम से, बोलो, कितना हो गया? क्योंकि जब एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी से उसका प्रेशर भी बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और ये प्रेशर अब बढ़ के 0.4 एटीएम हो गया, जो कि 1 एटीएम से अभी भी कम है, तो अभी भी वेपराइजेशन। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप लोग पहुंच गए 90 डिग्री सेल्सियस पे, और यहां जाके जो प्रेशर है वो कितना हो गया, 0.90 एटीएम। एट द 90 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर विल बी 0.90 एटीएम, बट अभी भी वेपराइजेशन। फिर आपने करा इसको 98 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर विल बी 0.98 एटीएम, अभी भी नहीं होगा सर वेपराइज। 99 डिग्री सेल्सियस, 0.99 एटीएम, अभी भी वेपराइज नहीं होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम, तो कहते हैं वेपराइज तो अभी भी नहीं होगा। लेकिन अब मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अब प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा हो जाएगा नीचे का पार्टिकल्स का, और वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। तो मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का क्या बोला था, टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ कितना प्रेशर लगाना शुरू कर दें, जितना एटमॉस्फेयर का दबाव है, और उतना ही दबाव लगाना शुरू कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, बॉइल हो जाएंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं दोनों को अगर बॉइल करता हूं, एक प्योर पानी को, ये मान लीजिए पानी है प्योर, और ये मेरे पास पानी के अंदर मैंने कुछ डाल दिया, कुछ सॉल्वेंट के अंदर कुछ डाल दिया, तो कौन सा जल्दी बॉइल हो जाएगा? तो सपोज करिए कि मैं इसको गर्म कर रहा हूं और 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों पे ही, देखो एक बात तो पक्की है, दोनों के ऊपर कितना दबाव है, तो दोनों बॉइल कब होंगे, जब नीचे से कितना लगने लग जाएगा, 1 एटीएम। अब इस वाले सॉल्यूशन ने 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटीएम लगा दिया और वेपराइज हो गया, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना बोलो? इसको बोलते हैं टीबी नॉट। टीबी नॉट का मतलब क्या होता है? टीबी नॉट होता है द वेपर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लिख देता हूं मैं यहां पर, टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी मान लेते हैं कि प्योर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। अब लेकिन तुमने उसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। क्या तुम्हें पता है पिछले टॉपिक के जरिए कि जब मैं इसको हीट करता हूं तो मेरे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ऊपर वेपराइज होने से रोकेंगे, क्योंकि ये कैसे पार्टिकल है, नॉन वोलेटाइल। अरे पानी में जैसे चीनी डल गई, चीनी के पार्टिकल पानी के पार्टिकल्स को ऊपर वेपराइज होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, मतलब उतना वेपर प्रेशर नहीं लगाने देते। इसीलिए पिछले टॉपिक का नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन मैं उसकी डिटेल में बच्चों नहीं जा सकता, फिर तो कितना पिछड़ा हम पढ़ेंगे ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब मैं इसको हीट करता हूं तो दीज सोल्यूट पार्टिकल विल रिस्ट्रिक्ट द सॉल्वेंट पार्टिकल टू गेट वेपराइज। ये सोल्यूट के पार्टिकल उसको ऊपर की तरफ प्रेशर लगाने से, बोलो, क्या करते हैं, रोकते हैं। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाले पार्टिकल्स लिक्विड के 1 एटीएम लगा पा रहे हैं, तो क्या उतने ही 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके पार्टिकल 1 एटीएम लगा देंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे? बिकॉज उतने ही टेम्परेचर पर इसके पार्टिकल्स के अंदर रुकावट तो पैदा हो रही है ना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो अगर वो 1 एटीएम लगा पा रहे हैं तो ये 1 एटीएम ये 1 से कम लगा पा रहे होंगे।
लेकिन कोई भी चीज वेपराइज कब होगी, जब 1 atm लगा पाएगी। तो इसको भी 1 atm तक लाने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। और वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, मान लीजिए 101 डिग्री सेल्सियस करते हैं, 102 करते हैं, 103 करते हैं। जैसे 103 डिग्री सेल्सियस करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इसमें हाइयर टेम्परेचर क्यों लगा, बिकॉज इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल रिस्ट्रिक्शन, रुकावट पैदा कर रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल को वेपराइज होने से। एग्री करते हो कि नहीं करते। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आया, मान लो टीबी आया, जो मान लीजिए 103 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो 100 पे बॉइल हो रहा था, जैसे सॉल्यूट आ गया, अब 100 पे बॉइल नहीं हो रहा, कितने पे बॉइल हो रहा है, 103 पे बॉइल हो रहा है। इसे कहा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा गया है, एलिवेशन, मतलब कि कुछ बढ़ गया, एलिवेट हो गया है। तो जैसे ही आप किसी सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। टीबी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड टीबी क्या होता है, सॉरी, टीबी नॉट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या होता है बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम, मुश्किल लग रहा है, अभी तो कुछ डाउट लगना ही नहीं चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए यहां तक। तो जल्दी से क्लियर कर देता हूं इसको, जल्दी से बात खत्म करते हैं। तो भैया मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि बताओ जरा कितने का एलिवेशन आया, एलिवेशन कितने का आया मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट में, तो क्या बोलोगे, सर टीबी जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है माइनस इसका बॉइलिंग पॉइंट, सर उतने का एलिवेशन आया। एग्री करते हो कि नहीं करते। या मैं बोलूं कितने का बॉइलिंग पॉइंट में चेंज है, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस बॉइलिंग पॉइंट में कितने का एलिवेशन आया, वो कैसे निकालोगे, टीबी की वैल्यू को टीबी नॉट से घटा दोगे तो पता लगेगा 3 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आया। या बोल देंगे, यही बोलो क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू टीबी माइनस क्या, टीबी नॉट। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को ना एक मैथमेटिकल रिलेशन देने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि जो एलिवेशन मिलता है हमें सॉल्यूशन में, जो एलिवेशन देखने को मिलता है बॉइलिंग पॉइंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बोलो एम, यानी बोलो क्या, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसके बराबर बोलो। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मोलैलिटी के, बस इतना बता दूंगा मैं आप लोगों को। अगर कोई आपको बोले कि किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी, किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 2 मोलल है, 2 मोलल, इसका क्या मतलब बताओ जरा, कि उस सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पे मौजूद है, 2 मोल सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पे, मतलब कि आप जितना मर्जी सॉल्वेंट लीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जितना मर्जी सॉल्वेंट लीजिए, लेकिन उसके हर केजी पर, हर केजी पर कितने मोल सॉल्यूट है, 2 मोल सॉल्यूट मौजूद है। हर केजी पर 2 मोल सॉल्यूट मौजूद है, तो उसकी मोलैलिटी 2 मोलल है। मोलैलिटी समझाना चाह रहा हूं मैं, कि कोई बोले कि किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 2 मोलल है, इसका क्या मतलब है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यानी यूं मान के चल सकते हो, अगर 5 किलो पानी है तो 10 मोल सॉल्यूट है, 5 किलो पानी है तो सोचो ना, 5 किलो पानी में अगर 10 मोल सॉल्यूट है तो हर केजी पानी में कितने मोल सॉल्यूट है, 2 मोल, तो इसकी मोलैलिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मोलैलिटी, अगर मैं बोलूं मोलैलिटी 3 मोलल है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हर केजी सॉल्वेंट पे कितने मोल पार्टिकल है, 3 मोल। तो ज्यादा पार्टिकल है 3 मोलल में, कम है ज्यादा है। अगर कोई बोले एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 2 मोलल है और एक बोले 3 मोलल है, कौन सी कंसंट्रेशन ज्यादा है, फर्क क्या है सर, फर्क ये है सर कि उसके पर केजी पे सिर्फ 2 मोल पार्टिकल थे सॉल्यूट के, इसके पर केजी पे, अब आप मुझे बताना कि जिसके पर केजी पे 3 मोल पार्टिकल है उसमें ज्यादा रुकावट पैदा हुई होगी, या जिसमें 2 मोल पार्टिकल है, 3 वाले में जब ज्यादा रुकावट पैदा हुई होगी तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा मिला होगा, मतलब एलिवेशन और ज्यादा देखने को मिला होगा। मतलब कि जो एलिवेशन देखने को मिलने वाला है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कितनी मोलैलिटी है। अगर मोलैलिटी ज्यादा है तो एलिवेशन भी बोलो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते, रिक्शा नहीं आ रहा समझ में, सिंपल चीज है बच्चों, पक्की बात है कि नहीं। हाइयर द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हाइयर विल बी द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्या हर एक सॉल्वेंट में एक जैसा एलिवेशन देखने को मिलेगा, कि मैंने पानी में डाला 2 मोल पर केजी सॉल्यूट, मैंने क्या बोलते हैं बेंजीन में डाला 2 मोल पर केजी सॉल्यूट, और मैंने क्लोरोफॉर्म में डाला 2 मोल पर केजी सॉल्यूट, क्या सब में सेम एलिवेशन देखने को मिलेगा, नहीं सर। सॉल्वेंट भी तो डिसाइड करेगा ना कि उसके अंदर कितना एलिवेशन आएगा, बेसिकली वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर में भी। तो यहां पर एक और पैरामीटर एंट्री लेता है जिसका नाम बोलो क्या है, केबी। केबी एम बनता है फॉर्मूला बच्चों यहां पर, और केबी क्या होता है, केबी क्या होता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि क्या बताता है, मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट क्लास में भी इसके ऊपर अच्छी खासी चर्चा हुई थी हमारी। क्या बताता है बताओ जरा केबी, कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए 2 मिनट। क्या बताता है भाई केबी, तो यहां पर हमने केबी को ऐसे समझा था बच्चों
कि केबी की वैल्यू क्या होती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। पहली बात तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ किसके नेचर पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, हर सॉल्वेंट का केबी अलग होता है, हर सॉल्वेंट का केबी। पहले तुम मुझे यहां तक बता दो, डेल्टा टीबी और एम तक किसी को डाउट तो नहीं है? ये एम क्या है? सिद्धि क्या काम कर रहे हो आप? ये एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का? क्या काम कर रहे हो आप अपनी कॉपी के अंदर? दीक्षा कौन से बेटा काम हो रहा है सर, देख के बताना मुझे एक बार। केमिस्ट्री का ही यही चीज चल रही है जो मैं करा रहा हूँ। क्या लिखी जा रही है? मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ तो इसको देखो ना। अभी जब मैं ये करा रहा हूँ तब कुछ और कर रहे होंगे बच्चे थोड़ी ना। अब दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, जो आपको हर क्लास में टोकना पड़ेगा कि भाई जिसमें बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उसमें बोर्ड पे देखना है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट गाइस, केबी क्या होता है भाई? तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी भैया, ये दो टर्म्स तो तुम्हें क्लियर हो चुकी हैं। केबी ही समझ लीजिए बस, सारा खेल समझ में आ जाएगा। वैसे इतना मुश्किल टॉपिक है भी नहीं है जितना हम इसको सोच रहे हैं। तो मुझे तुम बस इतना बताना, केबी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सब बच्चे बताओ केबी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए बोलो, केबी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्चुअली सर केबी को लिखा जा सकता है डेल्टा टीबी बाय में एम। देख लो जरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं केबी को लिख सकता हूँ ऐसा, देखो ना। और मुझे बताना कि अगर मैंने मोलैलिटी की वैल्यू यानी एम की वैल्यू कितनी ले ली? 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब क्या होता है कि मैंने सॉल्यूशन में 1 मोल पर केजी सोल्यूट डाला है। क्या मतलब है इसका? 5 किलो सॉल्वेंट है तो 5 मोल सोल्यूट है, और 10 किलो सॉल्वेंट है तो 10 मोल। तो हर केजी पे कितना है बोलो? 1 मोल। मतलब सोल्यूट इतना लिया गया कि हर केजी पे 1 मोल मौजूद हो। कितना बोलो? अगर मोलैलिटी 1 मोलल है तो मुझे बताओ केबी क्या आएगा? क्या मतलब है? केबी क्या होता है? केबी क्या होता है? केबी केबी होता है दैट इट इज इक्वल टू द elevation in the boiling point of the solvent when the concentration of the solute in it is 1 mole per kg। नहीं समझे मेरी बात को? दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको 10 मिनट में ले जाना, ठीक है? नहीं तो 10 मिनट बाद मेरी आवाज गायब हो जाएगी। सुन लो भाई क्या बोल रहा हूं। What is actually Kb for a solvent? What is actually Kb for a solvent? सर Kb किसके बराबर है? जरा तुम सब बच्चे मुझे बताओ किसके बराबर है? खुद बनाया करो यार, क्यों मेरे बताने में सुन रहे हो? आप खुद देखो ना, Kb किसके बराबर है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कहते हैं Kb इज नथिंग बट इट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज 1 मोल पर केजी। जब 1 मोल पर केजी किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालोगे उस समय भी तो कुछ एलिवेशन आएगा ना। वो जो एलिवेशन आता है वो सॉल्वेंट का बोलो क्या होता है? केबी होता है। क्या होता है उसका? तो मैंने यहां पर आप लोगों को याद करें लास्ट क्लास ना एक छोटा सा टेबल बनवाया था, यहां सॉल्वेंट लिया था और यहां मैंने उसका, जरा मुझे बताना, वाटर का कितना लिखा था? 0.52। बेंजीन का कितना लिखा था? क्लोरोफॉर्म का कितना लिखा था? 3.63। क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ सर, क्या मतलब है? सर इसका मतलब है अगर पानी जैसे सॉल्वेंट में अगर मैंने 1 मोलल सॉल्यूट लिया, व्हाट इज 1 मोलल सॉल्यूट? सर इट इज दैट मच कंसंट्रेशन की 5 किलो पानी तो 5 मोल सॉल्यूट ले लिया, तो इसका मतलब हर 1 किलो पे कितना बोलो? 1 मोल। मतलब उसको बोलते हैं 1 मोलल कंसंट्रेशन है। तो जब 1 मोलल कंसंट्रेशन में पानी में डालूंगा किसी सॉल्यूट की, तो उस वक्त पर उसमें जो एलिवेशन देखने को मिलता है कितने का मिलता है बोलो? 0.52 डिग्री सेल्सियस का। मतलब 100 की जगह पे अब 100 की जगह पे 100.52 पे बॉयल होता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट यही 1 मोलल कंसंट्रेशन अगर बेंजीन में डाल दूं तो बेंजीन अब कितने ज्यादा हाई टेम्परेचर में बॉयल होता है? जितना भी पहले उसका था अब 2.53 आगे बॉयल होएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही क्लोरोफॉर्म में बोलो कितना? 3.63 यूनिट्स का एलिवेशन आ जाता है अगर 1 मोलल सॉल्यूट डालते हैं। सो केबी एक्चुअली डिटरमाइंस द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज टेकन एज 1 मोल पर केजी। बट बच्चे कहेंगे सर ये तो 1 मोल पर केजी के लिए बता रहा है, अगर 2 मोल पर केजी ले लूं तो सर एलिवेशन कितना आएगा? 2 केबी। 3 मोल पर केजी और m मोल पर केजी। इसीलिए तो भैया m लिया हुआ यहां पर कि केबी आपको बता रहा है द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर कंसंट्रेशन। सो फॉर द 2 मोलर कंसंट्रेशन इट्स 2 केबी, 3 मोलर कंसंट्रेशन इट्स 3 केबी, तो m मोलर कंसंट्रेशन m केबी आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब या तो वो मोलैलिटी डायरेक्ट दे दे मुझे, और मोलैलिटी डायरेक्ट नहीं दे रहा तो मोलैलिटी को मैं
फॉर्मूले वाइज क्या लिखते हैं जरा बताओ सब बच्चे। डेल्टा टी बी बराबर क्या आएगा, के बी। मोलैलिटी का फॉर्मूला वैसे क्या था जरा बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे यार तुम मोलैलिटी क्या बोलते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे सॉल्वेंट का मास होता है, ऊपर बोलो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स को बोलो क्या लिखते हो। अब ये सब मैंने लास्ट क्लास कराया भैया, उतना डिटेल में बच्चों नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो 11वीं क्लास की चीज है ना, लास्ट की है ही नहीं। बस ये बात समझनी थी भाई, और कुछ भी नहीं है। अब वो आप लोगों को क्या क्वेश्चन देने वाला है, वो बोलेगा मेरे पास फलाना सॉल्वेंट है। अब फलाना सॉल्वेंट में कौन हो सकता है, पानी, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, वट कुछ भी हो सकता है सर। कोई एक सॉल्वेंट देगा, फिर बोलेगा मैं फलाना कोई सॉल्यूट उसमें डाल देता हूं, पहले तो ये सॉल्वेंट इतने पे बॉईल होता था, बताओ अब कितने पे बॉईल होगा। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एलिवेशन कितने का आया, एलिवेशन। और एलिवेशन कितने का आया वो कैसे कैलकुलेट होगा, केबीएम से। तो केबी वो आपको देगा, और आपको बाकी सारी वैल्यूज मिली हुई है, कितना सोल्यूट डाल रहे हैं, कौन सा सोल्यूट डाल रहे हैं, उसके हिसाब से उसका मोलर मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का करूं शुरू अगली चीज। आइए अगली चीज का नाम है, बच्चों फिर बातें, पंखे कम कर देता हूं मैं भाई, बच्चों को जाओ फिर। चलो मुझे ये बताओ, क्लास, अब मैं फिर से वही केस है भैया। देखो आप लोग इतने टॉपिक पढ़ चुके हो अब तक, अभी तक आपको तीनों तीसरे टॉपिक में भी एक बात समझ में आ जानी चाहिए। सर ने दो तरह के चीजों को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन। मतलब एक है प्रॉपर सॉल्वेंट और एक है सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं। अच्छा जरा जल्दी जल्दी बोलना शुरू करना। इन दोनों में से किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा हाई है, कौन ज्यादा वेपर्स बना पाता है, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है, इसका कम बनता है, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल रोकते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल को वेपराइज होने से। घर पे गर्म कर लेना, चलो एक तरफ पानी लेना, एक तरफ चाय बना लेना, देखना दोनों में से किस में से भाप ज्यादा निकल रही है, पानी में से। चाय में से नहीं निकलेगी, क्योंकि चाय में बहुत सारे बोलो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल हैं जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को वेपराइज होने से रोकते हैं। गेट इट। दूसरी चीज कुछ दूसरी चीज, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है सर। सर ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर वेपर कम बन रही है, तो इसको बॉईल करने के लिए मुझे वही 180 लगाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलो क्या है ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कम। अब बात करते हैं फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को फ्रीज करना, उसको मतलब लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में लेके आना, सॉलिड स्टेट। अच्छा कोई चीज फ्रीज कब हो जाती है, अच्छा फ्रीज करने का मतलब क्या है, आप इसमें हीट निकालेंगे। अरे फ्रीज किसी चीज को कैसे करते हो, रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी को रखा, पानी में से रेफ्रिजरेटर ने हीट निकाली तो पार्टिकल क्लोज आने लगे, और जब वो लिक्विड के पार्टिकल इतने क्लोज आ गए कि उनका इंटरेक्शन सॉलिड जैसा बन गया, तो वो क्या हो जाएंगे बोलो, फ्रीज हो जाएंगे। दोबारा सुनो, किसी भी चीज को फ्रीज करने का क्या प्रोसेस है, हम जब भी किसी चीज को फ्रीज करते हैं तो पहले उसमें से क्या निकालनी पड़ती है, हीट निकलेगी। ढंग से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। हीट निकलेगी, लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज आने लगेंगे, बिकॉज हीट निकल चुकी है तो पास आने लगेंगे। जब पास आने लगेंगे और जब उनका इंटरेक्शन सॉलिड जैसा बन जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे बोलो जरा, फ्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ होता है। अब मेरा आपसे ये जानना है, सबको पता होगा शायद कि पानी जब फ्रीज होता है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, मान लीजिए कि मैं इसको TF0 बोल रहा हूं, कर दो अभी तो 4 अभी हुआ ही कितना होगा, 5 मिनट और कर दो फिर बंद हो जाएगा। सो गाइस बोर्ड पे
मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट है। अच्छा तुम लोगों को सबको पता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 पर आके फ्रीज हो जाता है। ऋषि पानी कितने पर आके फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं, ढंग से सुनिएगा सब बच्चे, फिर आपको सोच के खुद बोलना है। पानी हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज, पानी के अंदर मैंने डाल दिया क्या, ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, सपोज कर लो, और मैंने पानी के अंदर डाल दी चीनी, या मैंने पानी के अंदर डाल दिया नमक, और अब मैं उसको फ्रीज कर रहा हूं। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि 0 से कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा या 0 से पहले ही फ्रीज हो जाएगा? अच्छा फ्रीज करने का प्रोसेस क्या है? अभी रूम टेम्परेचर मान लेते 30 डिग्री सेल्सियस है फिलहाल अभी, तो अगर मुझे पानी फ्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 से कम करना पड़ेगा। 25, 20, 15, 10, 5, 0, पानी 0 पे फ्रीज हो गया। मेरा ये जानना है कि जो ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक चीनी डली हुई है, नमक डला हुआ है, ये 0 पे फ्रीज होगा या -5 पे फ्रीज होगा या 5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा? मतलब क्या लगता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम मतलब कि अगर ये 0 पे फ्रीज हो रहा तो वो माइनस में फ्रीज होगा, या ज्यादा हो जाएगा? क्या बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ चलो, कितनों को लगता है कि ये वाली चीज ना सर माइनस में जाके फ्रीज होनी चाहिए? अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस हो रही तो माइनस में फ्रीज होगी सर। और कितनों को ऐसा लगता है सर कि ये 0 से ऊपर फ्रीज हो जाएगी, 0 से हाई टेम्परेचर है फ्रीज हो जाएगी? चलो ठीक है, अब कर लो आगे। चलिए आइए समझते हैं बच्चों। भैया देखो, पहले तो आपको ना एक थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी थी, जो ध्रुव ने लगा ली थी भाई, ये डैरे ने। भाई क्लास देखो, मेरे गले में उतना दम रहा नहीं है अब। आज से 5 साल पहले पढ़ते ना बहुत दम था, ठीक है? अब नहीं है उतना कि पंखे भी चल रहे हो और आप भी शोर कर रहे हो, उसके बाद मैं पढ़ा दूं 10 मिनट बाद मेरी आवाज़ आपको पता है स्किप होने लग जाएगी। बोलूँगा आवाज़ बीच में हवा आएगी, बस आवाज़ कुछ नहीं आएगी, पता है ना? फिर तुम हंसोगे, है ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी जब तक माइक नहीं आ रहा ना तब तक चुपचाप बैठे रहो, ध्यान से बस सुन लो टॉपिक को। तो भैया ऐसा है कि जब फ्रीजिंग की बात करते हैं ना, आप पहले तो टॉपिक ही देख लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे वो एलिवेशन था बॉइलिंग पॉइंट में, वैसे यहां पर बोलो क्या है? डिप्रेशन है। मतलब कि ये ना माइनस में जाके फ्रीज होएगा। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके बहुत सारे रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी हैं। आइए समझते हैं। अच्छा कभी घर में आप लोगों ने ऐसे बचपन में करा होगा, अभी तो वैसे बचपन ही चल रहा है, कि बर्फ जमाई होगी सबने। बर्फ कैसे जमाई? एक तो बर्फ होती है नॉर्मली जो आप पानी की जमाते हैं, वो तो खाने में कोई मजा नहीं आएगा, है ना? लेकिन एक बर्फ होती है कि आप उसमें कुछ भी जैसे कि मान लीजिए दूध में कुछ मीठा करके दूध की बर्फ जमा लेते हैं, या रसना की बर्फ जमा लेते हैं, है ना? मतलब कुछ इस तरह का आपने कुछ ना कुछ बर्फ घर में जमाया, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बना के। वो सॉल्यूशन ही तो है बच्चों, बातें नहीं प्लीज। तो मुझे बस ये बताना, जब वो फ्रीज हुए थे दोनों के दोनों, एक पानी वाली बर्फ और एक ये वाली बर्फ जो रसना से या किससे बनाई है, कौन सी बहुत हार्ड फ्रीज हुई थी? पानी वाली दांत से टूटती भी नहीं है। कभी के बच्चों ने वो भी ट्राई करी होगी, खाने की कोशिश करी होगी, टेस्ट कुछ नहीं आया होगा, लेकिन करी होगी कोशिश, हमने भी करी थी। तो आपने देखा कि वो बड़ी हार्ड है, और जो रसना वाली है वो उतनी हार्ड, रसना वाली जो बेसिकली जो नॉर्मली आइसक्रीम होती है हम खा लेते हैं। क्यों? कहते हैं कि जैसे सोल्यूट के पार्टिकल चीजों को वेपराइज होने से रोकते हैं, वैसे ही सोल्यूट के पार्टिकल इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास आने से भी, समझो मेरी बात को, कोई चीज फ्रीज कब होगी? कोई चीज फ्रीज कब होगी? जब सॉल्वेंट के पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, और इतने क्लोज आ जाएंगे, इतने क्लोज आ जाएंगे कि वो सॉलिड को अप्रोच करने लग जाए। बोला है कि नहीं? लेकिन आपको पता है यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल उतने क्लोज क्यों नहीं आ पाएंगे? बिकॉज बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल उनको पास आने से रोकेंगे। तो उतना ही करीब लाने के लिए, इनको उतना ही नजदीक लाने के लिए मुझे और इनमें से हीट निकालनी पड़ेगी, और नीचे टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर ये 0 पे फ्रीज होता तो ये -5 -6 पे जाके फ्रीज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे वेपराइज होने से रोकते हैं ना, वैसे इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को करीब आने से, यानी उनको फ्रीज होने से भी क्या करते हैं? रोकते हैं। फ्रीज होना है सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को उतना क्लोज जरूर आना पड़ेगा जिससे वो सॉलिड को अप्रोच कर जाए, और सॉल्यूट के पार्टिकल उनको उतना करीब आने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कुछ चीजों को पास आना है, लेकिन बीच में कोई रुकावट है तो उतना पास तो आ ही नहीं पाएंगे कभी भी। बोला है कि नहीं? और इसमें ऐसी कोई रुकावट, सीधा पास आते हैं, बढ़िया फ्रीज हो जाते हैं। तो इसको फ्रीज होने के लिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, तो इसको उतना ही फ्रीज करने के लिए मुझे माइनस में जाना पड़ेगा और हीट निकालनी पड़ेगी, तब जाके सॉल्वेंट पार्टिकल क्लोज आ पाएंगे। तो सोल्यूट पार्टिकल वेपराइज होने से भी रोकते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और सोल्यूट पार्टिकल्स
चीजों को पास आने से भी रोकते हैं। इस कारण से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आया, डिप्रेशन आया। क्या आया? दैट इज व्हाट वी कॉल द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आया कि नहीं आया? एक बार वो माइक बोल दियो, नहीं दे जाएगा, ये बोल दियो दे जाएगा। क्लास नहीं आया कुछ भी समझ, मतलब कि अगर इसका टीएफ नॉट है बच्चों, बात नहीं, और इसका टीएफ है, तो मुझे सब बच्चे बताओ व्हाट इज टीएफ नॉट। और ये क्या है? चलो बताओ कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, टीएफ या टीएफ नॉट? टीएफ। अरे भैया 10 मिनट चिल्ला चिल्ला की एक बात बताई, उसके बाद भी सब बोल रहे टीएफ ज्यादा है। अरे जीरो वैल्यू ज्यादा है या -5 ज्यादा है? फिर मैथ्स भी सिखाऊं क्या अब मैं बच्चों? नहीं आ रहा है क्या समझ में? अरे भाई देखो बात ऐसी है, थोड़ा दिमाग यहाँ पर ही दिखा करो, इधर उधर मत सोचा करो। सो भैया बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, बात मत करो। TF naught is the freezing point of the pure solvent and TF is the freezing point of the solution, and we clearly understood that कि ये अगर 0 पे फ्रीज हो रहा है तो ये उससे नीचे फ्रीज होगा, है ना? मतलब ये 0 पे फ्रीज हो रहा है तो ये -5 पे फ्रीज होगा। इसको उतना ही फ्रीज होने के लिए मुझे और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? इसीलिए उन दोनों आइसक्रीम्स को आपने देखा हो तो वो सेम टेम्परेचर पे फ्रीज हुई है, लेकिन जो पानी वाली आइसक्रीम है वो बहुत ज्यादा टाइट है, और बेसिकली जो ये वाली आइसक्रीम होती है जिसमें कुछ डला हुआ है वो उतनी टाइट नहीं है, बिकॉज सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने उनको उतना क्लोज आने दिया ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सो मुझे बताइए टीएफ नॉट ज्यादा है टीएफ ज्यादा? तो हेयर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution is lower than the freezing point of solvent, that is TF not TF not TF से क्या होगा? तो मुझे सभी बच्चे बस एक बात बता दो जल्दी से, कितने का डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में? चलो बोलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर कुछ इसके रियलिस्टिक एग्जांपल्स की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसका फॉर्मूला तैयार कर दूं जैसे उसका तैयार कर दिया है। 2 मिनट लगेंगे बस, इसलिए बोर्ड पे अच्छे सुन लो। कितने का डिप्रेशन है कैसे पता लगेगा? बड़ी वैल्यू ये है TF नॉट माइनस, उधर उल्टा था, उधर TB माइनस TB नॉट था, क्योंकि उधर इसकी वैल्यू ज्यादा थी, उसकी वैल्यू ये 100 था तो वो 103 था, तो डिफरेंस कह लेंगे तो 103 -100 करेंगे। बट यहाँ पर ये 0 है और ये -5, कुछ कह रहे डिफरेंस करके दिखाओ सर। तो भैया 0 वाला ये ले लिया, माइनस करूंगा -5 का, बोलो कितने का आ जाएगा? कह रहा 5 का डिप्रेशन आ गया। कितना डिप्रेशन आ गया? 5 का। आया कि नहीं आया माइनस करने पे? तो भैया बड़े वाली वैल्यू माइनस छोटे वाली वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलो क्या लिखूंगा? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट विच विल बी TF नॉट माइनस। किसी को दिक्कत है? अब चलो फटाफट से मुझे फिर दोबारा बता दो फॉर्मूला कैसे बनेगा। मुझे बताओ जरा, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आने वाला है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? क्या मैंने कुछ गलत लिखा? ऐसा क्यों भाई? अरे भैया जितना ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा उतना ज्यादा वो दिक्कत पैदा करेंगे पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फ्रीज होने में। बोलो है कि नहीं? उतना ही ज्यादा माइनस टेम्परेचर जाना पड़ेगा मुझे उसको फ्रीज करने के लिए। मतलब जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट डालूंगा उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? मतलब कि अगर आपने सॉल्यूट डाला 1 मोल पर केजी, हर केजी पे 1 मोल है, और 1 में डाला आपने 5 मोल पर केजी सॉल्यूट, मतलब हर केजी पे 5 मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स है, तो किस केस में आपको लगता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा डिप्रेशन आएगा? 5 वाले में। अरे क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा वो उतनी ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को नजदीक आने से, क्लोज आने से रोकेगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हुए तो वो उसको फ्रीज होने से रोकेंगे, जिसके कारण मुझे फ्रीज करने के लिए और ज्यादा नेगेटिव टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? मींस हायर द मोलैलिटी हायर विल बी द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? कुणाल बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोबारा बोलूं? सबको क्लियर है? वही चीज चलेगी। फिर दोबारा मुझे सब बच्चे बताओ क्या आने वाला है? KF। अब अपने आप समझ जाओ KF क्या होगा, जरा बता दो। चलो अभी सोचते हैं, देखते हैं कौन बच्चे बता पाएंगे। क्रोस्कोपिक कांस्टेंट, ये है बच्चों क्रोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों मोलल, मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है?
इट डिपेंड्स ऑन द, कहां से आ रही है मक्खी, चलो अनिकेत, आप मुझे बता सकते हो कि केएफ वैसे एक्चुअली में होता क्या होगा? कोशिश करोगे, बताओ। हाँ, और ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा? सॉल्वेंट का। बहुत अच्छे, वेरी गुड, यही होगा अंश, सही बोल रहे हैं भैया। बात ऐसी है, हर एक सॉल्वेंट का केएफ भी होगा। जैसे हर सॉल्वेंट का बोलो क्या होता है, केबी, वैसे हर सॉल्वेंट का क्या होगा, केएफ। अच्छा बताओ, केबी क्या बता रहे हैं? केबी बता रहा है कि कितने का एलिवेशन इस सॉल्वेंट में देखने को मिल जाता है बॉइलिंग पॉइंट में, जब इसमें कितना सोल्यूट डालते हैं, 1 मोल पर केजी, यही था केबी। तो केएफ आपको बताता है कि अगर इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर मैंने 1 मोल पर केजी सोल्यूट डाल दिया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितने से बोलो क्या कर जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा। कितने से बोलो क्या कर जाएगा? भैया दोनों बातें एक ही चीज बता रही है, बस एक आपको बता रही है एलिवेशन कितना आएगा बॉइलिंग पॉइंट में फॉर 1 मोल पर केजी, और केएफ आपको बता रहा है कितने का डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में फॉर 1 मोल पर केजी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल चीज है भैया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जरा इसके केएफ को अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं। बताओ केएफ की वैल्यू बताना क्या आएगा, डेल्टा टीएफ बाई एम। मुझे बताना कि अगर मैं मोलैलिटी को 1 ले लूं, 1 मोलर ले लूं, 1 मोलर, तो मुझे बताना जरा केएफ किसके बराबर आएगा। इसका मतलब केएफ की वैल्यू कुछ और नहीं होती है, क्या होती है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द solvent, depression in the freezing point of the solvent when the concentration of the solute is taken as 1 mole per kg। केएफ की वैल्यूज आपको मिलेंगी क्वेश्चन के अंदर ही, मंतशा केएफ की वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेंगी। बोलेगा केएफ फॉर वाटर इतना, केएफ फॉर बेंजीन इतना, केएफ फॉर क्लोरोफॉर्म इतना, तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि वो मुझे वो वाली वैल्यू बता रहा है कि अगर इन सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल पर केजी सॉल्यूट लेता तो कितने का डिप्रेशन आता फ्रीजिंग पॉइंट में। बट अभी मैंने जो भी मोलैलिटी क्वेश्चन में ली होगी उसके हिसाब से कुछ और एलिवेशन या डिप्रेशन आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? केएफ आपको एक के बारे में बताते कि अगर 1 मोल सॉल्यूट डालता हूं तो कितना होगा। समझ आया कि नहीं आया? सवाल नहीं आया समझ में, है ना? तो मैं क्या बोलूंगा, सब बच्चे बताओ भाई। इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, केएफ। इसका क्या मतलब होगा, सुनते चलें सब बच्चे। इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन freezing point of solvent when concentration of solute is कितनी, 1 मोलल। जब 1 मोलल सोल्यूट डाला जाए तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितने का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करेगा, ये उसका बोलो क्या होता है, केएफ होता है। एक बार एनसीईआरटी से वैल्यूज देखते हैं कि किसी किसी का केएफ क्या दिया हुआ है, जल्दी से इसको देखिएगा। बातें नहीं करनी है भाई, बातें ऐसे करते हो जैसे पता नहीं सब कुछ आ गया हो। पूछता हूं तो तुम्हें कुछ नहीं आता। यस सर, तो बेटा 11 तारीख को बताऊंगा तुम्हें। बच्चों प्लीज मुझे बस ये मतलब बता दो, वाटर का ना केएफ 1.86 है। कितनी? वाटर का केएफ 1.86 है, क्या सेंस है? और ये 1.86 केल्विन बोलो या डिग्री सेल्सियस बोलो, एक ही बात है बच्चों, उससे टेंशन मत लेना। मैंने लास्ट क्लास बताया था, चेंज के वक्त पे दोनों चीज सेम होती है। तो अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि वाटर का केएफ ना 1.86 डिग्री सेल्सियस पर केजी पर मोल है, केजी पर मोल है, क्या समझे कि पानी के अंदर अगर हम 1 मोलल सोल्यूट लेते हैं, 1 मोलल सोल्यूट आप समझते हैं, 1 मोलर का मतलब बच्चों 1 मोल नहीं होता है, अब गलत समझते हैं। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल पर केजी, मतलब 5 किलो पानी है तो 5 मोल सोल्यूट है, 6 किलो पानी है तो 6 मोल सोल्यूट है, तो हर केजी में कितना है बोलो, 1 मोल। ये होता है 1 मोलर का मतलब। नहीं समझ पा रहे सर? 1 मोलर सोल्यूट जब पानी में डालोगे, कितना बोलो, 1 मोलर सोल्यूट पानी में डालोगे तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितने से डिप्रेस कर जाता है, 1.86। इसका मतलब है पानी अगर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था तो अब कितने पे फ्रीज होएगा, इससे 1.86 पीछे जाके फ्रीज होएगा।
समझे कि नहीं समझे? मतलब -1.86 पे फ्रीज होएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में। लेकिन यही अगर बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल जितने पे भी फ्रीज होता है, 1 मोल पर केजी सोल्यूट डालने के बाद वो कितना डिप्रेस कर जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 1.99 से डिप्रेस कर जाता है। अच्छा याद करो, वाटर का केबी कितना था? 0.52। क्या था बोलो? तो वाटर का केबी 0.52 क्या मतलब है कि जब पानी में 1 मोल पर केजी सोल्यूट डालोगे और उसको फिर बॉईल करने की कोशिश करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कितने से एलिवेट कर जाएगा? 0.52 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिप्रेस करेगा? 1.86 केल्विन से या 6 डिग्री सेल्सियस से। बस यही मतलब है यार, और कुछ है ही नहीं। तो मुझे बताओ सब बच्चे, अगर पानी में 1 मोलर सोल्यूट लूंगा तो कितने का डिप्रेशन आएगा? इतने का। यानी केएफ क्या बताता है बोलो? द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। जितने जब 1 मोल पर केजी सोल्यूट लेंगे तो जो डिप्रेशन आएगा वो केएफ है। बताओ 2 मोलर लूंगा तो कितना आएगा? 2 केएफ। 3 मोलर लूंगा तो कितना आएगा? 3 केएफ। तो एम मोलर लूंगा तो कितना आएगा? एम केएफ। इसीलिए डिप्रेशन कितना आया? एम इंटू केएफ, जितनी मोलैलिटी है इंटू केएफ की वैल्यू, क्योंकि केएफ तो आपको 1 मोलर के लिए बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मोलैलिटी है तो डायरेक्ट देगा, और डायरेक्ट नहीं दे रहा तो वो क्या देगा? सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता है कि इसका मोलैलिटी कैसा निकलता है। बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा? बताओ क्या बनेगा? डेल्टा टी एफ बराबर क्या आएगा? के एफ। मुझे बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास। की चिंता मत करिए, या तो क्वेश्चन में ही मिलेगा या निकालने को ही बोला होगा क्वेश्चन में। 1 में मास ऑफ। भैया मेरा ये कहना है आप लोगों से कि हो सकता है एग्जामिनर डायरेक्ट तुम लोगों को मोलैलिटी ना दे कि मैंने 3 मोलर लिया है, वो आपको बोलेगा मैंने तो इतने ग्राम सोल्यूट डाला है, इतने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डाला है। तो भैया मास वगैरह यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, मोलैलिटी निकल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन दोनों टॉपिक्स में हमने क्या करा है जरा बताइए? दोनों टॉपिक्स का फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर मैच खाता है। बस हमें ये समझ में आ गया भाई आज कि जब भी सॉल्वेंट में क्या डल जाता है? सोल्यूट। समझ सुनना अच्छे से, सॉल्वेंट में क्या डल जाता है? सोल्यूट। इससे उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तो पहले 100 पे बॉइल हो रहा था पानी, अब 100 पे नहीं होगा सर, 100 से ज्यादा बॉइल होगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था, अब माइनस में जाके फ्रीज होगा। इसीलिए एक का नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरे टॉपिक का नाम डिप्रेशन फ्रीजिंग। मान लो भूल भी जाओ ना कि सर बढ़ा था घटा था, तो टॉपिक तो याद रहेगा कम से कम। उल्टा मत कर देना, एलिवेशन इन डिप्रेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट याद कर लो कहीं, और डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो। उल्टा मत कर देना, ठीक है? इतना तो याद रहेगा। और कितने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कितने से फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, उसके लिए हमारे पास क्या है बोलो? फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाएंगे सर। बताओ कितना सोल्यूट डाला, कितने ग्राम में डाला? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बातें नहीं भाई सुमित जतिन, नहीं आई बात समझ। चलो कुछ इसका अब न्यूमेरिकल तो बनानी है, लेकिन मैं इसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल आपको बताता हूँ बच्चों। एक तो सबने वो आइसक्रीम वाला सुन लिया, ठीक है? दूसरा एक और रियलिस्टिक एग्जांपल सुनो। आप लोगों ने ये देखा होगा कभी कभी, मान लीजिए कि हमारे कोई गाड़ी है, समझना, ये नॉर्मल गाड़ी है, ठीक है? मतलब कोई नॉर्मल ही ले लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं जैसे मेरी मेरी गाड़ी है, क्रेटा ही है, ठीक है? अब सुनो, नहीं नॉर्मल लेते हैं, अभी सुनो। अब इस क्रेटा को मान लेते हैं हम लोग लेके बहुत किसी हिली एरिया के अंदर, ऐसे हिली एरिया में जहां पर टेम्परेचर जो है ना -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। अब समझने की कोशिश करना क्या होने वाला है जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। देखिए इसके अंदर इंजन ऑयल है ना, जिसका बेसिकली मूवमेंट बहुत जरूरी है, जिस समय गाड़ी चल रही है, पिस्टन वगैरह ऊपर नीचे चल रहा है, तो बहुत सारा प्रोसेस जो लुब्रिकेंट से होता है। अब वो क्या हो जाएगा इतने टेम्परेचर पे आके, बोलो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। अरे भैया जैसे पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सुनिए सुनिए भाई, सपोज करिए कि इस गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल डला हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -15 डिग्री सेल्सियस है, और अभी टेम्परेचर हमारा कितना है बोलो? -20 डिग्री सेल्सियस। रात को गाड़ी खड़ी करी और -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ये फ्रीज हो गया। अब होगा क्या? सुबह गाड़ी स्टार्ट करेंगे, बट गाड़ी स्टार्ट बहुत देर तक करेंगे, बस गाड़ी ऐसे छुछू करती रहेगी, स्टार्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज अंदर का बोलो क्या हो चुका? इंजन ऑयल फ्रीज हो चुका है। क्या हो चुका बोलो? फ्रीज। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो बहुत महंगी गाड़ियां होती है ना, बहुत महंगी गाड़ियों में बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत ब्रांड गाड़ियां होती हैं, जैसे कि भाई आप बोलोगे कौन सी, ऑडी होगी, BMW होगी। अब ये करते हैं ना, इनका जो इंजन ऑयल होता है काफी महंगा होता है। अब सुनिए उसमें क्या करते हैं, ये सुनिए, ये अपने लिक्विड के अंदर ना, इनमें भी होता है, लेकिन लेकिन मतलब वही बात आता है, कितने महंगी चीज होगी उसके हिसाब से ही होगा। तो इनके इंजन ऑयल के अंदर ना एंटी फ्रीजेंट के तौर पे ना कुछ चीजें डाली जाएंगी। अब सोचिए, अरे ये सॉल्यूट मैंने इसके अंदर डाल दिया, सोचिए ये सॉल्यूट मैं आपको बता भी देता हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल है। बस अब कितनी अच्छी क्वालिटी का डाला गया वो बहुत डिपेंड करता है। लगभग इसमें 35% के करीब इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, 40-35% इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया। अब क्या होगा जरा बताओ? जैसे ही इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया, मतलब कुछ सॉल्यूट आ गया,
तो जो ये इंजन ऑयल पहले 15 डिग्री सेल्सियस -15 पे फ्रीज हो जा रहा था, अब ये -15 पे फ्रीज, अब इसको और कम टेम्परेचर चाहिए होगा फ्रीज होने के लिए, हो सकता है इसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया और अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट -25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये -20 पे फ्रीज होगा? नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे मैंने क्या कहा? तो इंजन ऑयल्स के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल या इंजन ऑयल्स के अंदर क्यों हम कुछ सॉल्यूट, इनको एंटी फ्रीजेंट भी बोलते हैं, क्यों एंटी फ्रीजेंट बोलते हैं? सोचो सोचो क्यों एंटी फ्रीजेंट बोलते हैं? क्योंकि सर इन सोल्यूट की वजह से ही तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट बोलो क्या कर गया? डिप्रेस कर गया। जो ये -15 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जा रहा था इंजन ऑयल, अब वो -15 पे फ्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स आगे जो कि अब इस इंजन ऑयल को पास आने से, फ्रीज होने से बोलो क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट -15 नहीं रहा, अब इसका -25 हो गया, और आपके वहां का तापमान कितना है? बोलो -20, तो ये फ्रीज नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ, पक्की बात है। अच्छा एक और एग्जांपल सुनो, आपने सुना होगा या जो लोग पहाड़ी इलाके से हैं, जब बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती है, ये स्नोफॉल हो गया, रोड ब्लॉक हो चुकी है भाई, रोड ब्लॉक हो चुकी है, बहुत सारा स्नोफॉल हो गया यार, अच्छी बात है सॉरी, तो मजा आएगा, लेकिन गाड़ियां आना जाना बंद हो जाएंगी, है ना भैया, ट्रांसपोर्ट तो सारा स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करा जाता है? किसी को पता है? अक्षत क्या बोल रहे हो बताओ? इन पे नमक डाला जाता है, इन पे ना सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब सॉल्ट का छिड़काव करते हैं। अब सोचिए सॉल्ट का छिड़काव क्यों कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। भैया ये जो स्नोफॉल है बेसिकली, सपोज करिए प्योर प्योर पानी का ही है और ये फ्रीज हो चुका है भैया, प्योर पानी एक तरीके से बोलो क्या हो चुका है? फ्रीज हो चुका है। समझने की कोशिश करना भाई, इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही आप लोग इसमें नमक का छिड़काव कर देंगे, नमक तो अपनी एंट्री बना लेगा अंदर, नमक तो घुस जाएगा ना अंदर स्नोफॉल के अंदर, है ना, नमक घुस गया अंदर। अब ऐसी बर्फ नहीं होती जो घर में आइस जमती है, वैसी बर्फ नहीं होती, पता है ना। तो इसके अंदर भैया क्या हो जाएगा? नमक घुस जाएगा। अब नमक इसमें एंट्री ले चुका है, अब बताओ क्या ये 0 पे फ्रीज रह पाएगा? क्योंकि प्योर पानी तो मान लीजिए 0 पे फ्रीज हो सकता है, लेकिन जैसे उसमें कोई सॉल्यूट चला जाएगा, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं रहेगा, वो माइनस में चला जाएगा। मान लीजिए सराउंडिंग -5 डिग्री सेल्सियस की है, इसमें नमक डालते के साथ ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट -7 हो गया। कितना हो गया? -7। तो अब ये फ्रीज नहीं रह पाएगा। फ्रीज समझ ही नहीं आया सर क्या बोल रहे हैं भाई? क्यों कहते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं क्यों कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करा जाता है स्नो के ऊपर? क्यों करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव? क्यों कुछ सॉल्यूट्स डालते हैं उसके ऊपर? इसलिए डालते हैं क्योंकि जब इसमें सॉल्यूट्स चले जाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हो सकता है कि फिर ये क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। क्योंकि हम बोलेंगे ना भाई पहले 0 पे था, भाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 था, तो -5 पे फ्रीज होकर बैठा हुआ है, बाहर की सराउंडिंग -5 पे फ्रीज होकर बैठा है। जैसे ही इसमें सॉल्ट गया, अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, 0 की बजाय -7 है, तो -7 पे फ्रीज होगा, और बाहर की सराउंडिंग कितनी है? -5, तो ये फ्रीज नहीं रह पाएगा। तो अगर सॉल्ट छिड़क देंगे तो वो फ्रीज नहीं रह पाएगा। समझ आया या नहीं आया? तो ये सारे एग्जांपल्स किसके थे बोलो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। अरे कुछ पल्ले पड़ी भी रहेगी नहीं पड़ी, ये तो थियोरेटिकल एग्जांपल्स हैं, लेकिन बात होने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन कराऊंगा बस, अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा बस। आप लोगों को मैंने जो टॉपिक कराया उसमें मैंने ये बोला है कि जब तुम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दोगे, बता दो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे बोलो? सॉल्वेंट से। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूशन का कम होता है और सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस तो सॉल्यूशन माइनस में। अब आपसे बोलेगा बताओ कितना ज्यादा कितना कम, क्वेश्चन देगा। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, और जल्दी से आप लोग भी ट्राई करना, मैं तो क्या कराऊंगा इसको दिखाना एक बार बुकलेट। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अबे कौन सा चैप्टर कर रहा है? ये अलग ही दुनिया में चलता रहता है। चलो क्वेश्चन लिखो। खुद करोगे ट्राई? अरे खुद करोगे? कर लो।
इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करेंगे और यहां पर मैं लिख भी देता हूं वैसे। सिक्सटी टू आ रहा है। चलो कर लो। जतिन कॉपी पेन कहाँ है तुम लोगों का? मजाक में मत लो भैया। कर दिया? अबे कैसे कर रहे हो भाई तुम लोग इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं कर पा रहा। हो गया अंश? वेरी गुड यार। लड़कियां कर रही घर से करके लेके आते हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोमल कह रही है मैंने तो अभी शुरू करा है। इजी है वैसे, हो जाएगा, करके देखो। अनिकेत हो गया? भाई इस बार तो कंपटीशन लगा तो लग रहा है लड़के जीत जाएंगे हैं? नहीं 1.99 आंसर है क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया? हाँ 2 पॉइंट कुछ आंसर आता है इसका, 2.235। सिद्धि करके देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा करके। कॉपी बैग में रख ली, ऐसे कुछ नहीं होएगा। जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुमने बैग में क्यों रखी है भाई रजिस्टर? कोई नहीं सिद्धि, पीटीएम है बेटा 11 तारीख को। मैं सब सच सच बता देता हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, सब कुछ सच सच बताऊंगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, सारी बात ध्यान रखना। और तुम भी आओगे ना, सबको पहले ऐसी कसम खिलवाऊंगा। हुआ भाई? चलिए गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए बोर्ड पे सही बच्चे, बिल्कुल जिसका हो गया ठीक है, नहीं हुआ वो भी भाई बोर्ड पे ही देखे। पीछे रियान देख भाई, क्वेश्चन देखो, जब जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, प्रिंस आदर्श इधर, जब कॉन्सेप्ट समझ में आया था तो क्वेश्चन भी वैसा ही लगने लगता है, बिल्कुल अच्छे से। ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ है। उसने बोला बच्चों बात मत करो भाई, कह रहे 600 ग्राम पानी में 45 ग्राम C2H6O2 डाल दिया। क्लियरली पता लगना चाहिए ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। मुझे मोलैलिटी डायरेक्ट नहीं दे रहे, मुझे मास ऑफ सॉल्यूट दे रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रहे हैं। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो दे तो दिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं यार, जब वो तुम्हें फॉर्मूला दे देता है कि तुम्हें खुद मोलर मास निकालना नहीं आता। सुन लीजिए इस बात, क्या तुम्हें खुद नहीं पता कि 2 कार्बन का बच्चों 24 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा? क्या निकालना नहीं सीखा था 11th क्लास के अंदर? तो अगर उसने तुम्हें सॉल्यूट बता दिया है तो उसका मोलर मास वैसे ही पता होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एग्जामिनर देगा। अब उसने बता दिया इतना सॉल्यूट इतने सॉल्वेंट में, बच्चों बातें नहीं पीछे, इतना सॉल्यूट इतने सॉल्वेंट में डाला, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितने से डिप्रेस कर जाएगा? अच्छा सबको बता दो, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी पता है कि नहीं पता? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए समझते हैं बच्चों। तो मैंने निकाला फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का डिप्रेशन आएगा। ध्यान देना, यहां बहुत जरूरी चीज चलने वाली भाई। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना? KF, यहां क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इन। चलो बताना क्या क्या दिया हुआ था। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ था, वैसे भी निकाल लेता मैं। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है KF, क्यों नहीं निकाल पाएगा भाई? अगर सब वैल्यूज देके भी नहीं निकाल पा रहे तो भैया वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, फिर तो छोड़ दो। KF कितना? 1.86, मास ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम, मोलर मास 62, 62 कितना आएगा? 600 ग्राम का मतलब हो जाएगा 0.6 kg। 600 बाय 1000 कर दिया भाई,
बताओ कितना आया, इसका आंसर बता दो क्या आया, 2 पॉइंट, बस इतना बहुत है। अब सुनो भैया, यही चीज ध्यान देनी है। अब इसको आप केल्विन लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस, आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्रेशन है, चेंज भैया सेम होता है दोनों में ही। तो आप बोलेंगे, मान लीजिए 2.25 केल्विन बोल दिया, 2.25, सुन लीजिए, तो आप बोलेंगे सर इतने से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया, या 2.25 डिग्री सेल्सियस से बोलो क्या कर गया, डिप्रेस कर गया। अब आप लोगों को और क्या ध्यान देना है, अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट उसने बड़ी जरूरी चीज पूछी कि अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना है। सॉल्वेंट का तो कितना है भाभी, सॉल्वेंट का तो है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब वो पूछ रहा है सॉल्यूशन का कितना है, सॉल्यूशन का। तो मैं सॉल्यूशन का कैसे बोलूंगा, तो मैंने कहा भाई ध्यान देने सब बच्चे, डेल्टा टीएफ की वैल्यू सब बच्चे बोलो कितनी, और डेल्टा टीएफ क्या होता है, सबने पढ़ा है, अरे यार नहीं पढ़ा, मुझे बताना टीएफ नोट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ। तो भैया तुम मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो, सभी बच्चे ना बिना एग्जाम में कोई कुछ दे चाहे ना दे, दो चीजें हमेशा याद रहेंगी। एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि हमेशा याद रहेगा, बोलो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और इन केल्विन इट इज इक्विवेलेंट टू 273.15 केल्विन। और एक हमेशा बॉइलिंग पॉइंट याद रख के जाओगे, मुझे बता दो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे बच्चों, टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इन केल्विन 373.15 केल्विन। तो भैया मैं आपसे एक बात सिंपल सी कहना चाह रहा हूं कि मुझे बच्चों पहले से ही टीएफ नोट पता है कि नहीं पता, बोलो कितना, 273.15 तो है बच्चों फ्रीजिंग। अब कहेंगे सर ये कहां से आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ा था, अरे 0 डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में इतना लिखते हैं बच्चों, जनरली सारे आंसर केल्विन में ज्यादातर निकालने होते हैं। तो माइनस में बोलो कितना आएगा, टीएफ बराबर, चलो बोल दो कितना आ गया, 273.15 माइनस का 2.25, बताओ कितना आया, टू 270.90, अबे वही होता है। टीएफ कितना आएगा, इतने केल्विन आ गया। एक छोटी सी बात और, वैसे सुनिए, ये आंसर अब आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, 273.15 को 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हो, तो उससे पीछे तो ये माइनस में ही है। अगर आप थोड़ा सा वैल्यू को सच में समझना चाहते हैं, सुन लीजिए एक मिनट, तो आप लोग डेल्टा टीएफ को कैसे और लिख सकते हो, आप लिखोगे सर डेल्टा टीएफ कितना, बोलो 2.25 डिग्री सेल्सियस है, इसको बोलो क्या बोलोगे, टीएफ नॉट माइनस, क्या दिक्कत है, वो तो डिग्री सेल्सियस ही है ना। मैंने बोला चेंज है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, बात क्या बोलो सेम है। मुझे बताओ इसको कितना लिखोगे, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये किसमें आएगा, अब आ जाएगा कि टीएफ की वैल्यू आ गई माइनस का 2.25, मतलब कि अब ये जो सॉल्यूशन है वो कितने पर फ्रीज होगा, -2.25 डिग्री सेल्सियस पर। और यही केल्विन में वैल्यू कितनी है, 270.9 केल्विन। क्योंकि केल्विन का सिस्टम बड़ा सिंपल सा होता है कि 273.15 केल्विन को बोलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर एक बढ़ रहा है तो ये भी एक बढ़ेगा, और एक घट रहा है तो ये भी एक घटेगा। सिंपल सा फंडा ये होता है भाई, याद दिला दे थोड़ा सा बस। तो मुझे बस इतना बता दो कि तुम लोगों को ये पता लग गया कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। कितने से बढ़ता है कितने से घटता है, उसके लिए हमारे पास क्या है बच्चों, फॉर्मूला। क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जिसमें भैया ऐसे लगे कि कुछ क्या ही पुट करना है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चन आते हैं इनके, इतना सॉल्यूट लिया, इतने सॉल्वेंट में लिया, उसको सॉल्व करना, आंसर निकालना है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्की बात है। फिनिश करूं इसको, ठीक है, कल मिलेंगे फिजिक्स में, अभी आप जा सकते हैं।